नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी की जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था और लगातार अभी आते रहेगा आगे, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन समय को देखते हुए पाठ्यक्रम के अनुसार और विषय के अनुसार शॉर्ट्स नोट्स सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं और इसमें विषय आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू करेंगे। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी आपको आगे मिलेगा और साइंस के भी हम कुछ शॉर्ट्स नोट्स लेकर आएंगे ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और हमारी कोशिश रहेगी कि एग्जाम आते आते कंप्लीट करा दे और साथ में प्रैक्टिस सेट जो है वो चल रही थी वो चलती रहेगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के, आज का जो पहला टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास एवं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये संवैधानिक विकास है क्या। तो संवैधानिक विकास जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि मतलब उसका विकास कैसे हुआ और किस किस अधिनियम उसके पहले आए और फिर बाद में ये जो संविधान हमारा बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जो संवैधानिक विकास है उसको हम दो चरणों में बांट के देखेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि 1773 से 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए जो ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम बनाए गए थे वो 1773 से 1853 तक के जो अधिनियम है इसी के अंतर्गत आएंगे। बाकी दूसरे नंबर पे 1858 से 1947 तक का जो अधिनियम था वो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम थे। मतलब कि 1773 से 1873 तक तो जो ब्रिटिश क्राउन था वो कंपनी के लिए अधिनियम बनाते गया, लेकिन बाद में क्या किया कि कंपनी को पूरे तरीके से समाप्त करके उसके एकाधिकार को वो सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, जो क्राउन था ब्रिटिश क्राउन। तो उसके बाद जो अधिनियम बनाया वो 1858 से 1947 के बीच में आता है। तो इस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी इस वीडियो में सिर्फ हम 1773 से 1853 के बीच जो अधिनियम आए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते होंगे कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी और 1600 का एक चार्टर एक्ट भी है, जो कि महारानी, ब्रिटेन की जो महारानी थी उस समय की, एलिजाबेथ एलिजाबेथ फर्स्ट। तो 1600 का चार्टर एक्ट, चार्टर का हिंदी में चार्टर को राजलेख बोलते हैं, जो राजाओं द्वारा, राजा द्वारा हस्ताक्षरित होता है। चार्टर मतलब राजलेख। तो चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा लाया गया। उसमें क्या था, तो उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने एक चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, तो 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया। किस एक्ट के तहत, तो वो चार्टर एक्ट 1600 के तहत। तो उन्होंने एकाधिकार दिया कि तुम लोग जाओ पूर्वी देशों में व्यापार करो, किस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई और भारत आई व्यापार करने के लिए, तो इसका मेन उद्देश्य सिर्फ व्यापार ही करना था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि बहुत सारे युद्ध लड़े गए अपने आप को ये लोग स्थापित करने के लिए, बहुत सारे युद्ध लड़े। बाकी बाद में आके 1764 में ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद पूरी संरचना ही बदल गई। इन लोगों ने क्या किया, इस युद्ध के बाद काफी हद तक भारत के जमीन पे कब्जा कर लिए और अपनी पूरी मनमानी ढंग से चीजों को करने लगे, जिसमें क्राउन को उतना भी पता नहीं था। तो 1764 के बाद काफी परिस्थितियां बदल गई कंपनी की। अब इसमें क्या हुआ कि ये लोग अपने मन से ही, और काफी हद तक ये लोग स्थापित भी हो गए थे भारत में। तो जो कंपनी के कर्मचारी थे ये लोग काफी भ्रष्ट हो गए थे, मतलब काफी ज्यादा भ्रष्टाचार उस समय फैल गया था।
और जो कर्मचारियों के मध्य बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला और उन्होंने अपना क्या किया कि निजी व्यापार शुरू कर दिया। मतलब जो कंपनी को उन लोगों को टैक्स देना होता था वो अपना खुद का किए जिससे उनको टैक्स न देना पड़े और चोरी चोरी, जिसकी वजह से काफी अराजकता टाइप का इन लोगों की कंपनी में फैली। तो इसका ज्ञान जो हुआ वो क्राउन को हुआ कि नहीं, वहां स्थिति काफी खराब हो रही है और कंपनी काफी मनमाना कर रही है। तो इसके लिए ये लोग जो उनको कंट्रोल करने के लिए, जो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश संसद थी वो अधिनियम बनाए ताकि वो लोग उस पे कंट्रोल पा सके। तो उसी के बाद जो अधिनियम आए उसी को हम इसमें जानेंगे कि कैसे कैसे आए। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये लोग कंपनी वाले क्या कर रहे थे कि भू राजस्व की खूब वसूली कर रहे थे, किसानों को बहुत परेशान कर रहे थे और कंपनी जो थी वो दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गई थी और जो इसके कर्मचारी थे वो काफी अमीर हो गए थे। तो इसी बीच ब्रिटिश सरकार जो थी, या फिर ब्रिटिश सरकार बोले या फिर क्राउन बोले या फिर ताज बोले, कंपनी के मामलों में कुछ कानून बनाने का निश्चय किए और जिसके फलस्वरूप ये जो अधिनियम है वो हम देखेंगे। ये अधिनियम आए तो सबसे पहले जो अधिनियम आया, ये अधिनियम क्यों आया तो आपको मैंने इसके पहले बताया कि कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो क्राउन था वो अधिनियम बनाया। तो सबसे पहला जो एक्ट आया या फिर अधिनियम आया वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश संसद के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो 1773 में सबसे पहले आया, इसलिए आपको दिख रहा है कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था, तो इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का पहले सिर्फ गवर्नर ही था, लेकिन अब गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, मतलब इसको और बड़ा कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। फिर इसी एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। कौन कौन काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए, तो वो है फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसून और बारवेल। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में पोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। मतलब कि जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी थी वो अब बंगाल के अधीन हो गई, मतलब बंगाल अब और पावरफुल हो गया। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब इसी एक्ट में अगर पूछ दे कि किस एक्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो वो कौन सा एक्ट होगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। किस सन में, तो 1774 ईस्वी में। तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहले स्थापना किस सन में हुई, तो 1774 ईस्वी में। कहा, तो कलकत्ता में। अभी कहाँ उच्चतम न्यायालय है, तो वो है दिल्ली में। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जो कर्मचारी थे कंपनी के वो निजी व्यापार करना चालू कर दिए थे जिससे कि काफी भ्रष्टाचार फैल गया था और कंपनी काफी दिवालियेपन में आ रही थी करने, तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। भारतीयों से उपहार लेने मतलब रिश्वत ये लोग जो लेते थे उसको बंद कर दिया गया। इस पे भी रोक लगाई गई, निजी व्यापार करने पे रोक लगाई गई ताकि थोड़ा सा कंपनी में भ्रष्टाचार कम हो सके। तो इसका मेन यही था। अब इस समय कंपनी किसके हाथों में थी, तो वो जो डायरेक्टर थे वो चला रहे थे, जो डायरेक्टर्स थे कंपनी को इन्हीं के अधीन थी। अब इसमें कहा गया कंपनी के डायरेक्टर्स को कि वे अब से राजस्व से संबंधित सभी मामले तथा दीवानी और सैन्य से संबंधित सभी मामले अब वो क्राउन को बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, सभी कार्यों को उनसे अवगत कराएंगे क्राउन से। और इस प्रकार क्या हुआ, इसी एक्ट में पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में
हस्तक्षेप करने का मौका मिला। फिर जो अगला एक्ट आया वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। ये इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसके द्वारा क्या हुआ, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण किया गया। मतलब कि अब राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया कंपनी की। मतलब अब राजनीति का जो काम होगा वो अलग होगा और व्यापारिक जो कार्य होंगे वो अलग होंगे। ये पिट्स इंडिया एक्ट आया क्यों था, तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके दोषों को दूर करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। और ये जो राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया, इसको द्वैध शासन प्रणाली बोलते हैं। कि द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई तो किस एक्ट में, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट किसके नाम पे पड़ा हुआ है, तो ये पिट द यंगर थे, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। पिट द यंगर ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, ये एक्ट लाया। इन्होंने क्या किया कि पिट द यंगर ने इस एक्ट को संसद में प्रस्तुत किया। इन्हीं के नाम पे पिट्स पड़ा हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इस एक्ट में निदेशक मंडल, निदेशक मतलब डायरेक्टर्स, इसके पिछले में हमने बताया कि कंपनी जो थी वो डायरेक्टर्स के हाथ में थी, वही कर्ता धर्ता थे। अब निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई। अब डायरेक्टर्स को क्या हुआ कि व्यापारिक मामले दे दिए गए, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब क्या हुआ कि व्यापारिक मामले कौन देखेगा, तो डायरेक्टर्स देखेंगे, जो कि अभी तक सारे कर्ता धर्ता डायरेक्टर्स थे, तो अब उनको सिर्फ व्यापारिक मामले ही देखना था। और राजनैतिक मामले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थे सदस्य, उनको अब देखना था। एक कंट्रोलर इसमें नियुक्त किए गए, जो नियंत्रण बोर्ड था। राजनीतिक मामले या फिर सैन्य से रिलेटेड जो भी मामले रहेंगे वो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो कंट्रोलर थे, अभी तक डायरेक्टर्स काफी पावरफुल थे, लेकिन अब कंट्रोलर जो थे वो पावरफुल ज्यादा हो गए। और इनके सदस्यों की नियुक्ति, कंट्रोल जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था, तो वो है जो ब्रिटिश क्राउन था, वो इसकी नियुक्ति करने का जिम्मा लिया। फिर इसके बाद आया 1786 के अधिनियम, 1786 का एक्ट। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। तो ये दोनों जो अधिकार सर्वप्रथम किसने प्राप्त किए, तो इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मतलब कि क्या हुआ, गवर्नर जनरल को स्पेशल एक वीटो पावर दी गई। गवर्नर जनरल को 1786 के एक्ट में एक वीटो पावर दे दी गई कि तुम अब किसी भी निर्णय को निरस्त कर सकते हो या फिर कोई भी नियम तुम लागू कर सकते हो। और एक अलग से इसको दिया गया पावर कि तुम अब इसको प्रधान सेनापति की शक्तियां भी इसी को दे दी गई, गवर्नर जनरल को। और ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसने प्राप्त किया, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके बाद अगला जो एक्ट आया वो 1793 का चार्टर एक्ट। तो अगला जो चार्टर एक्ट आया वो 1793 में आया। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें क्या हुआ कि कंपनी का जो अधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अगला जो आया 1813 का चार्टर एक्ट। अभी मैंने 1793 में बताया था कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो अब अगला जो एक्ट आया वो 20 साल लगभग कंप्लीट होने वाले थे, तब आया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ये इंपॉर्टेंट है काफी कि इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो अगर कभी पूछ दे कि 1 लाख रुपए खर्च किस भारतीयों की शिक्षा पर किस एक्ट के तहत है, तो वो 1813 के चार्टर एक्ट में, इसको हम जानेंगे। अब यहाँ क्या हुआ कि धीरे धीरे 1813 का चार्टर एक्ट आने के पीछे ये रीजन था कि 20 साल लगभग कंप्लीट होने वाले थे।
अब धीरे धीरे वहां भी इंग्लैंड में भी मांग बढ़ उठने लगी कि अब वहां समय कंप्लीट होने वाला है, इसलिए यह व्यापार जो है उनको कंपनी के व्यापारिक जो गतिविधियां उनके एकाधिकार को खत्म किया जाए, तो वहां मांग उठ रही थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। मतलब कि इसमें पूरे तरीके से एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि थोड़ा सा उनको व्यापार करने की छूट दी गई, जिसमें उनका चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इसलिए हम देखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट में आंशिक रूप से, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से एकाधिकार को खत्म किया गया। इसके बाद अगला जो एक्ट आया 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 में आया। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब कि जो कि अभी सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, उसको बना दिया गया पूरे भारत का। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। अब क्या होगा, इस एक्ट के धारा 87 के अनुसार, अगर कभी धारा पूछ दे तो धारा याद रखेंगे कि धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय सिर्फ अब धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब शासन प्रणाली जो थी वो पूरी केंद्र की हो गई, उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो सबसे पहले भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो कंपनी का व्यापारिक कार्य था उसको लगभग समाप्त कर दिया गया और भविष्य में उसे सिर्फ राजनैतिक कार्य ही करने की अनुमति दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। मतलब जो उसमें कानूनी सदस्य थे उसमें एक और भी सदस्य ऐड किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो सबसे पहले किसको कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो वो थे मैकाले। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने के लिए तो विधि आयोग जो आया था वो किस एक्ट में आया था, तो वो यही 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी में विधि आयोग बना था। और किसकी अध्यक्षता में, तो ये मैकाले जी थे जिनकी अध्यक्षता में विधि आयोग बना था। और किस सन में, तो 1835 ईस्वी में पहली बार जो विधि आयोग है उसकी स्थापना हुई थी मैकाले की अध्यक्षता में। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। और ये मैकाले जो थे इसको आप लोग जानते होंगे कि ये अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिए थे। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। मतलब अब जो सिलेक्शंस होते थे उसमें योग्यता संबंधी मानदंड बनाए गए और भेदभाव को समाप्त करने के लिए। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट हुई थी 1833 के एक्ट में। 1843 ईस्वी में, इसको भी जानना जरूरी है, 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था। इसके बाद जो एक्ट आया वो 1853 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। अब इसमें क्या हुआ कि जो विधायी शक्तियां थी और कार्यपालिका शक्ति, इन दोनों को अलग करने की व्यवस्था की गई 1853 के चार्टर एक्ट में। इसके पहले मैंने बताया था विधि निर्माण यहाँ है, तो विधि आयोग की स्थापना हो चुकी है। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। किसको जाना गया, तो वह है विधायी परिषद की जो स्थापना की गई है उसी को आगे चल के किसके नाम से जाना गया, तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से।
सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब यहाँ क्या हुआ कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ यहाँ से। इसके पहले जो नियुक्तियां होती थी वो डायरेक्टर्स के हाथ में हुआ करती थी, तो अब उनकी मनमानी न चले उसके लिए प्रतियोगिताएं होना शुरू हो गई, मतलब ओपन एग्जाम शुरू हो गए। तो यहाँ से 1853 के बाद से जो कंपनी का एकाधिकार था वो खत्म हो गया। काफी अराजकताएं फैल गई थी, ये लोग संभाल नहीं पा रहे थे। अब क्राउन भी चाह रहा था कि नहीं, अब पूरी जो सत्ता है वो हम अपने हाथ में ले लें, क्योंकि ये लोग काफी कंपनी जो थी मनमाना ढंग से काम कर रही थी, जिसका आप लोग देखते हैं परिणाम की 1857 की क्रांति भी हुई। उसके बाद जस्ट 1858 में एक अधिनियम आया जिसमें क्या हुआ कि जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के मतलब क्राउन के अंडर में आ गया। अब इसके बाद जो कंपनी का करता धरता था वो सब खत्म हुआ, उसका एकाधिकार खत्म हो गया। अब सारी शासन सत्ता जो चली गई वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चली आई। तो इसके बीच में जो अधिनियम आया 1858 से 1947, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।